अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी कि रिसर्च प्रपोजल को किस तरह से लिखा जा सकता है। ये एक्चुअली सेकंड पार्ट है हमारी वीडियो का। इससे पहले भी हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर देखा कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस पॉइंट को जो है वो डिस्कस किया है ऑलरेडी कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो रिसर्चेज हैं उनके प्रपोजल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखा जा सकता है और रिसर्च प्रपोजल के क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, क्या मेन हेडिंग्स हो सकती हैं। इसमें से हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट 4 हेडिंग्स को जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है वो रिमेनिंग हेडिंग्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग स्टडी डिज़ाइन से। स्टडी डिज़ाइन क्या है हमारे पास? इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा एक जो है ना वो चैप्टर डिस्कस किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स के अंदर कि स्टडी डिज़ाइन जो है उसे किस चीज़ को कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिसर्च के हवाले से, क्योंकि इसमें आप लोग जो है ना वो अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको एड्रेस करने के बारे में जो है वो एक प्लान डिसाइड करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल किसी एक सिटी में जाना है, तो उस सिटी में जाने के लिए आप लोग रूट डिसाइड करते हैं, आप लोग टाइमिंग डिसाइड करते हैं, आप जो है वो मीन्स डिसाइड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को जो है वो एनालिस्ट करते हैं कि उस सिटी में जाते वक्त हमें जो है ना वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप लोग किसी रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने लगते हैं तो फिर आप लोग उसके बारे में जो है ना वो तमाम पैरामीटर्स को असेस करके उसकी प्लानिंग करते हैं कि आप उस रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी, बिफोर एंड आफ्टर, एक्सपेरिमेंटल, इन तमाम हम लोगों ने इन तमाम जो स्टडी डिज़ाइंस हैं उनकी डिटेल्स को, उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स को, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। सो स्टडी डिज़ाइन के बारे में रिसर्च प्रपोजल के अंदर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जिस जो रिसर्च करने जा रहे हो उसके अंदर कौन सा जो डिज़ाइन है वो यूज़ करोगे। इसी तरीके से उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को डिस्कस करोगे आप लोग। अ, अब आप लोगों की जो स्टडी डिज़ाइन है वो इतनी कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, इतनी डिटेल्ड होनी चाहिए कि वो रिसर्च प्रपोजल पढ़कर किसी भी दूसरे पर्सन को जो है वो उस रिसर्च को परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। उसको हर एक जो है ना वो आपके जो स्टडी डिज़ाइन के पॉइंट्स हैं उनसे क्लियरेंस होनी चाहिए। इसी तरीके से स्टड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पर एड्रेस करते हैं इस स्टडी डिज़ाइन को करते वक़्त कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करने जा रहे हो तो पॉपुलेशन की कौन से एलिमेंट्स को जो है ना वो आप लोग एड्रेस करोगे। आप जो है वो टोटल पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करोगे या सैंपल के ऊपर, पॉपुलेशन की किसी छोटे से सैंपल के ऊपर स्टडी करोगे। वो सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, वो पॉपुलेशन कैसे सिलेक्ट करनी है, उस पॉपुलेशन के किस पैरामीटर्स को टारगेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने जो डाटा कलेक्शन करनी है वो किस तरह से करनी है। इंटरव्यू होगा, क्वेश्चनेयर होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, या मल्टीपल अदर वेज हैं जिनको में से आप किसी एक को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन करनी है डाटा कलेक्शन की, तो वो क्यों करनी है, उसकी रीज़न आपने मेंशन करनी है। इसी तरीके से जो आप कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको किस तरह से प्रिजर्व करेंगे। आप रिस्पोंडेंट्स के राइट्स का जो है ना वो कैसे ख्याल रखेंगे, एथिकल इश्यूज जो होंगे उनको कैसे मीट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर पीछे से एक एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं एडीएच की कि हम लोग उस केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो उस स्टडी की जो जो हम लोग रिसर्च प्लान कर रहे थे उसकी कौन-कौन से पॉसिबल स्टडी डिज़ाइन हो सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सैंपल या पॉपुलेशन को किस तरह से जो है ना वो एड्रेस करेंगे या मिलेंगे, तो उसमें हमारे पास आ सकता है कि हम लोग उन फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे जिनके में चाइल्ड्स जो हैं वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो रख रहे हैं। ठीक है? फिर इसी तरह से उनमें से सिलेक्शन होगी, एटलीस्ट 6 पार्टिसिपेंट्स की जो है ना या रिस्पोंडेंट्स की सिलेक्शन हो सकती है जिनमें हमारे पास जो है वो 3 जो होंगे वो बोथ पेरेंट्स वाले चाइल्ड होंगे, और इस तरह से 3 जो हैं हमारे पास वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड होंगे, ताकि हम लोग देख सकेंगे पेरेंटिंग का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उस चाइल्ड के बिहेवियर के ऊपर। फिर इसी तरह से उनसे हमें कंसेंट किस तरह से लेना है।
कंसेंट लेने का प्लान जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, इस रिसर्च प्रपोजल के अंदर। फिर वो जो इंटरव्यूज़ हम लोग कंडक्ट करेंगे, उस इंटरव्यू के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा, इंटरव्यू कौन पूछेगा, कैसे पूछा जाएगा, और उसकी हम लोग किस तरह से जो है ना वो एनालिसिस करेंगे, वो सारे का सारा प्लान जो है वो हम लोगों ने स्टडी डिज़ाइन के अंदर जो है वो लिखना है। गर्ज़ ये कि स्टडी डिज़ाइन जो है वो एक फंक्शनल और की रोल रख रहा है आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर। अगर इसके अंदर वीकनेसेस होंगी, इसके अंदर लूप होल्स होंगे, तो वो रिसर्च प्रपोजल कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है जी सेटिंग। सेटिंग एक्चुअली जो है ना वो बताती है हमें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी या कम्युनिटी के अंदर आप लोग जो अपनी स्टडी डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, कि क्या साइलेंट फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के जिसको आप लोग एड्रेस करने जा रहे हो, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप रिसर्च स्टडी करने जा रहे हो, उसके तमाम जो फीचर्स हैं, उसकी हिस्ट्री, उसके साइजेस, उसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना वो आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में पता होना चाहिए, और उसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह से सपोज आप लोग किसी एजेंसी या ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसमें उसकी मेन सर्विसेज क्या हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, कितना फैला हुआ है, कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, क्या उनके क्वालिफिकेशंस हैं, जिस तरह से किस टाइप के क्लाइंट्स को वो डील कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज उनको फेस करने पड़ रहे हैं। सो उस पॉसिबिलिटीज़ से इन तमाम चीज़ों को एनालिस्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं तो उसका साइज़, उसकी सोशल प्रोफाइल, इश्यूज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो इसमें ये जो सेटिंग का प्रोसेस है, ये इस हवाले से बेहतर है क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो है ना वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में हिस्ट्री जो है वो हमें पहले से पता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर किसी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करने जा रहे हैं, तो उसमें आप लोग अपने क्वेश्चनियर को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है? और वो आपको कहाँ से पता लगेगा? वो आपको सेटिंग से पता लगेगा कि आप लोगों की जो स्टडी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन मुस्लिम है, हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है, ठीक है? तो उसके मुताबिक आपको अपने जो है ना वो स्टडी डिज़ाइनिंग के अंदर या जो है वो चेंजिंग भी करना पड़ सकती हैं। सो इसलिए ये एक प्री हिस्ट्री देना किसी भी रीडर को बहुत ज़रूरी है थ्रू योर रिसर्च प्रपोजल, ताकि उसको आइडिया हो सके कि आप लोगों को उस पॉपुलेशन के अंदर मूव करने के बारे में पहले से पता है। आपको पता है कि वो पॉपुलेशन इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के इश्यूज़, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती है, ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग अपनी वर्डिंग को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट आ रहा है जी मेजरमेंट प्रोसीजर्स के हवाले से, कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं डाटा कलेक्शन के थ्रू या डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस के थ्रू, उनकी बारे में डिटेल जो है वो डिस्कशन करना। अपने रिसर्च टूल्स को, जो आप लोगों ने मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, उनकी जस्टिफिकेशन लेकर आना, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जो है वो डिस्कस करना। अ, अब जितने भी मेजर जो आपके रिसर्च टूल्स हैं ना, उनका आपके जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, उसके साथ डायरेक्ट रेलेवेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली साइड बाय साइड जो है ना वो चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी अगर ये है तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप कौन सा जो है वो रिसर्च टूल यूज़ करेंगे। अगर तो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कहते हैं जी कि हमने डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है इस प्रोसेस के लिए, स्टेप के लिए, और डीएनए एक्सट्रैक्शन की ये फलां किट है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब ऑब्वियसली वो एक किट डिफाइंड है बाय सम काइंड ऑफ कंपनी, तो उसमें जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो प्री डिफाइंड होंगे और सेट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है? सो आप लोग जो है वो उसकी ब्रीफली बस थोड़ा-सा जो है ना वो एक्सप्लेन करके आप लोग जो है वो आगे चलेंगे। इसी तरीके से मॉडिफ़िकेशंस अगर आपको उसके अंदर करनी पड़ रही हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है ना वो किसी एक ख़ास किस्म का डीएनए एक्सट्रैक्ट करें, तो उसमें आपको स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर कुछ मॉडिफ़िकेशन लेके आनी पड़ रही है, तो उस मॉडिफ़िकेशन को वहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ़ उस मॉडिफ़िकेशन को मेंशन नहीं करना, बल्कि उसका रीज़न भी आपने एक्सप्लेन करना है कि आप लोग ये मॉडिफ़िकेशन क्यों कर रहे हैं।
और इस मॉडिफिकेशन से क्या होगा, ठीक है। सो इस हम लोग जो है ना वो मेजरमेंट प्रोसीजर्स के अंदर ये तमाम प्रोस्पेक्टिव्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि अब जो हमारे मेजर कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोग किस तरह से ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है उनके साइड बाय साइड जो है वो रिसर्च टूल्स चलते हैं। तो अब कोई भी एक टूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उस टूल को अप्लाई करने का कोई एक ख़ास जो है ना वो कंसेप्चुअल जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव था कि किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी पॉपुलेशन की ना आप लोगों ने सेल्फ एस्टीम को फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव था। अब आप लोगों ने जो है ना वो इंडिकेट करने हैं वो तमाम मेजर पॉइंट्स जिनसे किसी भी एक पॉपुलेशन की जो है ना वो सेल्फ एस्टीम को परखा जा सकता है, ठीक है ना। सो उन तमाम इंडिकेटर्स को जो है ना वो आप लोगों ने मेंशन करना है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं जी एथिकल इश्यूज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि एथिकल इश्यूज हर इंस्टीट्यूशंस जो है वो वेरी करता है, ठीक है। और ये एथिकल इश्यूज जो हैं वो होते हैं ख़ास तौर पे जब हम लोग किसी लिविंग क्रिएचर के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। ख़ास तौर पे प्राइमेट्स के साथ जब हम लोग डील कर रहे हैं तब हमें जो है ना प्राइमेट्स या बर्ड्स के साथ जब हम लोग डील कर रहे हैं तो हमें जो है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी हमें इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं होते एक्सेप्ट दैट कि हम लोग किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर वर्क नहीं कर रहे। अगर आप लोग किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस या किसी चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा एहतियात करना जो है वो ज़रूरी होगी। और उस एहतियात से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आपको उस इंस्टीट्यूट के जो एथिकल कमेटी है उससे अप्रूवल लेना होगा। सपोज अगर आप लोग जो है वो किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया या किसी जो है वो प्राइमेट के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको उसकी तमाम जो है ना जो उस जानवर को या उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंच सकता है आपके इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन तमाम को एनलिस्ट करना पड़ेगा और उनकी जस्टिफिकेशन पेश करना पड़ेगी कि आप ये जो है ना वो किस हद तक जो है वो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आप लोग बिला वजह तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इस बात को जो है ना वो एनालाइज करेगा रीडर आपके उस रिसर्च प्रपोजल को पढ़कर। सो एथिकल कमेटी की अप्रूवल लेना जो है वो बहुत जो है ना वो ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ये जो एथिकल कमेटी के जो हम लोग इश्यूज हैं ये एक्चुअली रिस्पोंडेंट्स के क्रॉस जो है ना वो रोटेट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, वो कोई प्राइमेट्स एवियंस में से हो सकता है या फिर कोई जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना कि वो किस तरह का वो नुकसान आपको पहुंचा सकता है और आप उसको किस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको क्या इफेक्ट पहुंच रहा है फिजियोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। सैम्पलिंग की टेक्निक्स के हवाले से कहते हैं कि आप लोग जो सैम्पलिंग करनी है वो किस तरह से करनी है, साइज क्या होना चाहिए सैम्पलिंग पॉपुलेशन का और वो क्यों होना चाहिए इतना, आपकी स्टडी के लिए इतना पर्टिकुलर साइज क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे उस सैंपल से। आप अगर इससे इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू कौन से वाला लेंगे, ग्रुप इंटरव्यूज़ लेंगे, पर्सनल इंटरव्यूज़ लेंगे, किस तरह का पर्टिकुलर जो है ना वो आप रिकॉर्डिंग करेंगे उसके इंटरव्यू की, उससे डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आ रहा है जी हमारे पास कि सैम्पलिंग डिज़ाइन कैसा है, कौन सा सैम्पलिंग डिज़ाइन यूज़ करने जा रहे हैं आप लोग। इसके बारे में एक्चुअली सैम्पलिंग के बारे में हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया और हम लोग आगे भी लेक्चर के अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग हम लोग किस तरह से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस, आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब नेक्स्ट टास्क है कि उसका एनालाइज करना। इसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। आपके पास जो डाटा आया है उसको आप लोग मैन्युअली एनालाइज करेंगे या उसको कंप्यूटेशनली एनालाइज करेंगे। अगर आप कंप्यूटेशनली एनालाइज करने जा रहे हैं तो कौन कौन से टूल्स आप लोग यूज़ करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आप लोग उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, उन तमाम को यहाँ पर मेंशन करना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी करने जा रहे हैं तो जो वेरिएबल्स के क्रॉस सेक्शनल टेबुलेशंस हैं उनको
किस तरह से आप लोग जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे और उनको कैसे जो है वो आप लोग जो है वो एनालाइज करेंगे। इसी तरह से अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी करने जा रहे हैं तो जो आप लोगों ने इंटरव्यू लिया है, जो रिस्पोंडेंट्स की बातों को आप लोगों ने नोट किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस डिस्क्रिप्शन से आप लोग मीनिंगफुल रिजल्ट्स के इन्फेरेंसेस कैसे करेंगे। आप कैसे उस रिस्पोंडेंट्स के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल रिजल्ट्स के अंदर जो है वो लेकर आएंगे। इस तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना वो एनालाइज करना, जो है वो उसकी सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करना जो है वो रिसर्च प्रपोजल के अंदर ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रही हैं देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं ड्यूरिंग कंडक्टिंग आवर रिसर्च। तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस हैं इसमें जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं कि प्रॉब्लम्स हम लोग उन पॉइंट्स को कहते हैं जो कि हमारे पास डिफ़िकल्टीज आती हैं डिटेल्स के अंदर, लॉजिकल डिटेल्स के अंदर हमें जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी तरह से जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस हम लोग कहते हैं कि हमें मेथडोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं करवा पा रहे क्योंकि हमारे पास सीक्वेंसर नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, हम लोग इस तरह के लिए जो है ना उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, स्ट्रक्चर को नहीं एनालाइज कर पा रहे। सो मेथडोलॉजी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग डील कर रहे हैं, उनको हम लोग लिमिटेशंस की हेडिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। इन तमाम चीज़ों को अपनी रिसर्च के अंदर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि ताकि कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो इस रिसर्च प्रपोज़ल को अगर पढ़ रहा है, तो वो भी अगर सिमिलर कोई रिसर्च करना चाह रहा है, तो उसको पता हो कि उसको जो है ना वो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। आप जिस सुपरवाइज़र को रिसर्च प्रपोज़ल देने जा रहे हैं, उस सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए कि आपको रिसर्च करते वक़्त ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है वो आपको जो है ना वो उसका कोई अल्टरनेटिव वे जो है ना वो बताने में आपकी मदद कर सके। इसी तरीके से किस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस को किस तरह सीख सकती हैं कि डाटा की अवेलेबिलिटी की हमारे पास ठीक तरीके से नहीं है। हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी एथिकल कमेटी से परमिशंस ठीक तरीके से नहीं मिल रही उस रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए। सैम्पलिंग को हासिल करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है। रिसर्चर्स को रिसोर्सेज की जो है फंडिंग्स की हमेशा कमी रहती है। सो उन फंडिंग्स को हम लोगों ने कैसे कोप अप करना है, इस सब के बारे में भी जो है ना वो लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है जी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो हमारे रिसर्च प्रपोजल का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर अगर हम लोग हों तो हम लोग अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की जो है ना वो डिटेल्स लिखते हैं। इसी तरीके से रेफरेंसेस की लिस्ट लिखते हैं जो जो हम लोगों ने जो है वो रिसर्च प्रीवियस लोगों की पढ़ी है, जो हम लोगों ने जस्टिफिकेशंस दी हैं, उनकी तमाम की तमाम जो है ना रेफरेंसेस को एनलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को रेफरेंसेस को एनलिस्ट करने के बारे में एक एंड नोट सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन डिटेल्स से बताया था कि हम लोग किस तरह से एंड नोट के थ्रू जो है वो रेफरेंसेस अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में डाल सकते हैं। इस सब के साथ साथ एब्रीवेशंस या आपकी जो टिपिकल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी डेफिनेशंस भी आपके अपेंडिक्स का जो है वो पोर्शन बन सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है जी वर्क स्केड्यूल। अगर आपने रिसर्च प्लान की है तो ऑब्वियसली उसकी कंप्लीशन डेट्स भी प्लान की होंगी। उन कंप्लीशन डेट को नज़र नज़र में रखते हुए आपने अपने तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो डिवाइड कर लेना है अपने उस पूरे के पूरे रिसर्च टेन्योर को। फॉर एग्जांपल आपने 3 टू 4 इयर्स का जो है वो रिसर्च प्लान किया है, तो आप लोग उसको जो है ना मंथ बाय मंथ या जो है ना वो कपल ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव वाइज जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे। सपोज यहाँ 15 वीक्स की जो है ना या 15 मंथ्स की जो है वो एक स्टडी प्लान की गई है। सो उसमें फर्स्ट 3 वीक्स या फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो क्या लगेंगे प्रपोजल राइटिंग के अंदर। मंथ्स तो नहीं लग सकते वैसे, 3 वीक्स हम लोग कह सकते हैं कि 3 वीक्स अगर लग रहे हैं यहाँ पे प्रपोजल राइटिंग के अंदर। फिर इसी तरह से प्रपोजल राइटिंग के दरमियान में आप इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर ये जो एरो हेड्स हैं ये एक्चुअली वो रीजन बता रहे हैं, वो
टेन्योर बता रहे हैं जिस टेन्योर के अंदर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे अपनी रिसर्च का। डाटा कलेक्शन में आपका जो है ना वो 5 to 7 वीक्स लग जाएंगे। इस तरह से कोडिंग के अंदर आपको कितना टाइम लग रहा है। सो ये तमाम के तमाम जो आपको इसको हम लोग कहते हैं गैंट चार्ट। ये जो गैंट चार्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलप करना, ताकि किसी भी रीडर को जो है ना वो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आप लोग जो अपनी रिसर्च है उसको किस हवाले से जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको जो है ना वो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। किसी पॉइंट की अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।